अभी तक हमने ये पढ़ लिया कि अगर कोई भी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का अगर स्टैंडर्ड एक्सप्रेशन ax² प्लस bx प्लस c दिया रहेगा तो a को देख के क्या इन्फॉर्मेशन निकालना है और c को देख के क्या इन्फॉर्मेशन निकालना है उस इक्वेशन के ग्राफ के बारे में यहाँ से तो आइडिया लग चुका है हमें। थोड़ा बहुत और देखते हैं कि उस ग्राफ में और क्या क्या एनालिसिस किया जा सकता है। ठीक है, पहली चीज़ कि जैसे मान लो ये एक्स एक्सिस है, ये कोई ग्राफ है, अब ये पैराबोलिक है। अब ऊपर की तरफ मैंने खुला हुआ बनाया है, इसका मतलब यहाँ से आधे लोगों को तो ये तो पता लग ही गया होगा कि सर आपने जो जिस भी इक्वेशन का ग्राफ ड्रॉ किया है क्वाड्रेटिक का, उसका a तो ग्रेटर देन 0 है। दूसरी चीज क्या है कि इस पॉइंट को जहां से ये ग्राफ देखो, ये यहां से नीचे आना शुरू हुआ, नीचे आना शुरू हुआ, नीचे आना शुरू हुआ, अब इस पॉइंट के बाद ये ऊपर जाना शुरू हो गया कि नहीं हो गया? मतलब इसने अपना नेचर बदल लिया ना, क्योंकि यहां तक तो नीचे आ रहा था, इस पॉइंट तक तो नीचे आ रहा था, यहां तक देखो नीचे की तरफ आ रहा है ग्राफ। लेकिन जैसे ही इस पॉइंट को एक्सीड करोगे, ये जो डॉटेड लाइन से दिख रहा है इसको एक्सीड करेंगे तो अब यहां से ग्राफ ऊपर की ओर जाते हुए दिखेगा, है ना। तो उस पॉइंट से जहां से ग्राफ अपना नेचर चेंज कर लेता है उसको बोलते हैं वर्टेक्स। ये जो अगर ऐसे ऐसे मैं डॉटेड लाइन से मार्क करूं ऐसे ऐसे करके, तो ये जो टिप होगा, ये वाला जो टिप होगा, इस टिप को क्या बोलते हैं? वर्टेक्स ऑफ पैराबोला। वर्टेक्स ऑफ पैराबोला कहने का मतलब है कि जैसे मान लो कि ये एक एक्स एक्सिस हो गया, ये एक दूसरा एक्स एक्सिस हो गया, एक ग्राफ ऐसे है और एक ग्राफ ऐसे है, तो इस वाले का जो वर्टेक्स है वो यहां पे है, इसका वर्टेक्स। और इस केस में जहां a लेस देन 0 है, ये तो a लेस देन 0 का केस है, ये a ग्रेटर देन 0 का केस है, तो दूसरे वाले केस में इसको वर्टेक्स बोलेंगे। ठीक है, तो वर्टेक्स कहते हैं किसको है, ये पता लग गया। एक चीज और मार्क कर लो कि जो कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टेक्स होता है वो होता है -b/a, -b/2a और -d/4a। क्लियर है? जो कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टेक्स होता है वो -b/2a और -d/4a होता है। अब इसका मतलब क्या है -b/2a और -d/4a का? तो कहने का ये मतलब है कि जैसे कोई भी क्वेश्चन दिया हो, जैसे क्वेश्चन दिया हो कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है x² - 3x - 1 = 0, तो हमने क्या बोला कि ये जो भी इक्वेशन रहा होगा वो y = x² - 3x - 1 होगा। सीधी सी बात है। अब इसमें हमें क्या निकालना है? सबसे पहली चीज तो अगर मैं रफली बनाना चाहूं इसका डायग्राम, रफली, बिल्कुल रफली, तो मुझे यहां दिख रहा है कि x² का कोफिशिएंट क्या है? 1 है ना, क्योंकि उसके साथ कुछ भी नहीं है, a की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, तो इस तरीके से इसका ग्राफ होगा। बस। दूसरी चीज अगर मैं रफली और बोलना चाहूं तो बोलूंगा कि c की वैल्यू -1 है, तो ये जो ग्राफ होगा ये y एक्सिस को जहां पे भी कट करेगा वो वैल्यू -1 होगी। क्लियर है? दो इंफॉर्मेशन। तीसरी चीज कि इसके वर्टेक्स का ये जो पॉइंट है इसको वर्टेक्स बोलते हैं ना v, इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा? तो मैंने क्या बताया था, v का कोऑर्डिनेट क्या होता है? -b/2a और -d/4a। तो हमारा a की वैल्यू कितना है इस इक्वेशन में? इस इक्वेशन में a की वैल्यू कितनी है? 1। b की वैल्यू कितनी है? -3। b की वैल्यू -3 और c की वैल्यू -1। तो -b/2a की वैल्यू कितनी हो जाएगी? -3/2 × 1 2, यानी 3/2। और -d/4a की वैल्यू कितनी हो जाएगी? तो d क्या होता है? -d, और d किसको बोलते हैं? b² - 4ac को ना, डिवाइडेड बाई 4a। तो निकाला -b² कितना होगा? -3 का स्क्वायर यानी 9, -4 × a × c, ठीक है, डिवाइडेड बाई 4 टाइम्स a यानी 4 टाइम्स 1, यानी कितना हो गया? -9 + 4/4, यानी जो -d/4a की वैल्यू हो गई वो -13/4 हो गई। तो बस यहां से इन दोनों वैल्यू से हमें क्या कंक्लूजन मिला? इन दोनों से कि ये जो होंगे ये वर्टेक्स का x कोऑर्डिनेट देगा और ये वर्टेक्स का y कोऑर्डिनेट देगा। इसका मतलब है कि जो हमारा वर्टेक्स है उसका कोऑर्डिनेट हो गया 3/2 और -13/4। ठीक है, इसी को बोलते हैं वर्टेक्स। एक और चीज इसमें छोटा सा है वो जान लो कि ये एक्स एक्सिस है ना हमारा, फ्रेश देखो, ये एक्स एक्सिस है ना हमारा, ये हमने एक्स एक्सिस बनाया ना, एक्स एक्सिस।
अब मैंने क्या बोला था कि कोई भी ग्राफ हो, चलो ये वाई एक्सिस हो गया, और तुम लोगों से मैंने अभी भी कहा था कि अगर कोई भी एक्सप्रेशन y इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी दिया हो और हम ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी को इक्वल टू 0 करके जो हम x निकालते हैं, सपोज करो अल्फा और x इज इक्वल टू बीटा आया श्रीधराचार्य फॉर्मूला से जब हमने कैलकुलेट किया, तो लेट अस एज्यूम कि एक वैल्यू आया x का अल्फा और एक वैल्यू आया x का बीटा। कहने का मतलब है कि एक वैल्यू x का अल्फा है जिसको इस इक्वेशन में रखा जाए तो इसको 0 बना देगा, और एक वैल्यू x का बीटा है जिसको इसमें रखा जाए तो इसको 0 बना देगा। ये मैं क्या बोल रहा हूं, अगर पीछे के लेक्चर्स फॉलो किया है तो सब समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो अल्फा और बीटा जो हो गए वो हमारे जीरोज हो गए या रूट्स हो गए। तो ध्यान से सुनो मेरे बात को, मैं यही कहना चाह रहा हूं ना कि x इज इक्वल टू अल्फा को जब इसमें रखेंगे तो y की वैल्यू 0 हो जाएगी। अभी अभी मैंने बोला है क्योंकि जीरोज है तो x की वैल्यू अल्फा इसमें रखा तो y की वैल्यू 0 हो जाएगी। मतलब कहीं ना कहीं हमें एक पॉइंट मिलेगा जहां हम x इज इक्वल टू, मतलब हमें 2 पॉइंट्स मिलेंगे जो हमारे पॉइंट्स हैं, वो एक पॉइंट ऐसा मिलेगा जहां x की जगह पे अल्फा रखा तो y 0 हो जाएगा। देखो कोऑर्डिनेट्स में x कोऑर्डिनेट हमने अल्फा रखा तो पूरा का पूरा एक्सप्रेशन ही 0 आ जा रहा है जो कि y होता है। उसी तरीके से दूसरा पॉइंट जो होगा, दूसरा पॉइंट वो कौन सा पॉइंट होगा जहां x इज इक्वल टू हमने बीटा रखा है तो पूरा का पूरा y भी 0 हो गया, क्योंकि x इज इक्वल टू बीटा भी तो एक 0 ही है, क्योंकि क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन के 2 जीरोज आते हैं। तो मैंने अज्यूम कर लिया कि ये जो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन हमने लिखा है इसके 2 जीरोज आए हैं श्रीधराचार्य फॉर्मूला से, अज्यूम कर लिया। एक को अज्यूम कर लिया अल्फा, दूसरे को अज्यूम कर लिया बीटा। तो अगर ये दोनों रूट्स हैं बच्चे तो इसमें रखने पे 0 मिलेगा ना हमें। अल्फा भी रखूंगा तो 0 मिलेगा, बीटा भी रखूंगा तो 0 मिलेगा। कहने का मतलब ये है कि हमें 2 पॉइंट ऐसा मिलेगा जहां पे y 0 हो जाएगा। एक x इज इक्वल टू अल्फा तो y इज इक्वल टू 0, एक x इज इक्वल टू बीटा तो y इज इक्वल टू 0। और y क्या है हमारा, वो इक्वेशन ही तो था ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी वाला, वही इक्वेशन था। अब ये दोनों पॉइंट्स कहां पे लाई करेंगे, तो x एक्सिस पे लाई करेंगे। ध्यान से सुनो, फिर से वही चीज समझाने जा रहा हूं जो पहले समझा चुका हूं। इस केस में जब किसी भी पॉइंट का y कोऑर्डिनेट 0 होता है तो वो x एक्सिस पे लाई करता है। तो ये दोनों पॉइंट्स जो होंगे, ये वाला पॉइंट्स और ये वाला पॉइंट्स, ये दोनों x एक्सिस पे लाई करेगा। अगर ये दोनों पॉइंट्स x एक्सिस पे लाई कर रहा है तो ये दोनों पॉइंट्स इस इक्वेशन को भी तो सेटिस्फाई कर रहा है ना। इस इक्वेशन में जब हम x अल्फा रख रहे हैं तो हमें y 0 मिल रहा है। क्यों मिल रहा है, क्योंकि ये जीरोज है तो 0 तो मिलेगा ही मिलेगा। इसका मतलब ये दोनों पॉइंट्स उस ग्राफ पे भी लाई करेंगे, इसके ग्राफ पे। क्यों लाई करेंगे, क्योंकि इसको, इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं तो इसके कर्व पे भी तो लाई करेंगे। अब ये दोनों पॉइंट्स ग्राफ पे भी लाई कर रहे हैं और x एक्सिस पे भी लाई कर रहे हैं। इसका साफ मतलब है कि अगर हमारा पैराबोला ऐसा है तो यही वो दोनों पॉइंट होगा 0, अल्फा और 0, बीटा, जो x एक्सिस और ग्राफ दोनों पे लाई करेगा। इसका मतलब x इज इक्वल टू अल्फा और y इज इक्वल टू बीटा, ये दो वो पॉइंट्स हैं जिनके लिए पूरा का पूरा y 0 हो जा रहा है, पूरा का पूरा ग्राफ 0 हो जा रहा है। इसीलिए यही दोनों पॉइंट्स जो होंगे वो क्या कहलाते हैं, रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, तो इसको नोट कर लिया कि द पॉइंट या द वैल्यू ऑफ x, पहले तो ऐसे लिखो कि द पॉइंट एट विच ग्राफ ऑफ quadratic, the point at which graph of quadratic cuts x axis is called root or zeros of quadratic। कहने का मतलब है कि जिस भी पॉइंट पे ये जो ग्राफ है वो कट करेगा x एक्सिस को, वो पॉइंट क्या कहलाएगा, रूट्स ऑफ दैट क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, तो अब क्या हो सकता है कि हमारा ग्राफ जो अभी अभी मैंने बोला कि अगर ऐसे कोई ग्राफ है
तो क्या हो जाएगा, ये दो जगह कट करा है इसने, अल्फा और बीटा, तो यही दोनों क्या हो जाएंगे उस ग्राफ के, रूट्स हो जाएंगे। क्लियर है, अल्फा और बीटा रूट्स हो जाएंगे। ये तो एक केस हुआ जब a ग्रेटर देन 0 है। अगर मान लिया कोई a लेस देन 0 है तो इस तरीके से बनेगा पैराबोला नीचे की तरफ, अगर a लेस देन 0 है तो इस केस में भी जो इसके दोनों रूट्स होंगे वो यही वाले पॉइंट्स होंगे, इधर इधर। अब ये कोई मान लो कोई पॉइंट रहा होगा ए तो नहीं, कुछ मान लो अल्फा बीटा ही मान लो, अल्फा बीटा रूट होगा। ठीक है, तो रूट्स की अगर बात की जाए तो जहां पे भी ग्राफ कट करता है उसको रूट्स बोलते हैं। क्लियर है, तो अभी तक देखो मैं एक बार फिर से जितनी भी सारी चीजें पढ़ी हैं वो सब मैं ब्रीफ करता हूं, ब्रीफिंग। अगर मैं इसको ब्रीफ, एक मिनट स्पेलिंग एरर हो गया, अगर इसको मैं ब्रीफिंग करूं तो सबसे पहली चीज क्या पढ़ी हमने कि a ग्रेटर देन 0 होगा तो पैराबोला अपवर्ड ओपन रहेगा, a लेस देन 0 रहेगा तो पैराबोला डाउनवर्ड ओपन रहेगा। उसके बाद दूसरा चीज क्या पढ़ा कि c गिव्स पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ ग्राफ विथ वाई एक्सिस। कहने का मतलब है कि अगर ये कोई एक्स और वाई एक्सिस है, इस पे ऐसा कोई ग्राफ है तो ये जो पॉइंट होगा यही 0,c होगा। ठीक है, तीसरा पॉइंट क्या पढ़ा है हमने, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ ग्राफ विथ एक्स एक्सिस इज कॉल्ड रूट्स और जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक या किसी भी पॉलिनोमियल का। चौथा पॉइंट जो हमने पढ़ा है, अच्छा इसी में ऐसे लिख लो, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं और करके कि दैट वैल्यू ऑफ एक्स फॉर विच y becomes 0 in the polynomial y is equal to ax square plus bx plus c, वो वैल्यू ऑफ x जिसके लिए y बिकम 0 इन द पोलिनोमियल। इस तरीके का अगर कोई पोलिनोमियल है और उसका y 0 हो जाए तो बिकम 0 ऑफ द पोलिनोमियल देन या इज कॉल्ड zeros of that polynomial, that value of x for which y becomes 0 in the polynomial इतना is called zeros of that polynomial। ठीक है, चौथा चीज हमने क्या पढ़ा है, चौथा चीज कि अगर कोई पैराबोला ऐसे होता है तो उसके इस टिप को बोलते हैं वर्टेक्स, है ना, और कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टेक्स जो होता है वो कितना होता है, -b/2a और -d/4a। ठीक है, अब क्या करेंगे, जो भी सारी चीजें पढ़ी है हमने, अब मैं एक इक्वेशन लिखता हूं और उसको एनालाइज करते हैं कि क्या क्या इंफॉर्मेशन हम इस इक्वेशन से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो मैंने एक ऐसे ही कोई सा भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखा। सबसे पहले मैंने लिखा एक y इज इक्वल्स टू लिखा मैंने x² माइनस 10x प्लस 24, ये लिखा मैंने एक इक्वेशन। अब ये कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो हम कह सकते हैं ना कि पैराबोला बनेगा। क्वाड्रेटिक देखते ही हमने बोल दिया कि पैराबोला बनेगा। अब और क्या क्या इंफॉर्मेशन निकालते हैं हमने सिर्फ इक्वेशन लिखा है। अब देखो उससे इंफॉर्मेशन क्या क्या डिराइव होता है। सबसे पहली इंफॉर्मेशन, पहली चीज कि a ग्रेटर देन 0 है। क्यों है a ग्रेटर देन 0? क्योंकि a की वैल्यू 1 है ना, तो हमारा a ग्रेटर देन 0 है, दैट इज a ग्रेटर देन 0। तो पैराबोला जो होगा कैसा होगा, अपवर्ड ओपन होगा। ये देखते ही पता लगा लिया। दूसरा पॉइंट क्या पता लगाया हमने, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ ग्राफ विथ y एक्सिस इज
0, होता है। इन दिस केस सी की वैल्यू कितनी है? 24। यही होता है ना कांस्टेंट सी की वैल्यू। सी की वैल्यू है 24। तो ग्राफ विल कट वाई एक्सिस एट, तो ग्राफ विल कट वाई एक्सिस एट 0,24। दूसरी इंफॉर्मेशन निकली। तीसरी इंफॉर्मेशन यहां से श्रीधराचार्य फॉर्मूला से पहले तो रूट निकालते हैं। तो ए की वैल्यू कितनी है? 1 है। बी की वैल्यू कितनी है? -10 है। और सी की वैल्यू कितनी है? 24। तो जीरोज के लिए क्या करते हैं? जीरोज के लिए हम पूरे इक्वेशन को इक्वल टू 0 कर देते हैं। तो x² - 10x + 24 को इक्वल टू 0 कर दिया। अब धराचार्य फॉर्मूला से हमें पता होता है x = -b ± √अंडर b² - 4ac/2a। तो -b कितना होगा? b की वैल्यू कितनी है? -10। तो -b -10 ± √अंडर b² मतलब -10 का स्क्वायर -4ac। तो 4 इंटू a की वैल्यू 1, c की वैल्यू 24 लिख दिया, बाई 2 टाइम्स a मतलब 2 इंटू 1। सिर्फ वैल्यू रखा है हमने, जहां जहां फॉर्मूला में a b c का बस वैल्यू रखा है। तो यहां से x = कितना आ गया? देखो तो -10 कितना हो जाएगा बालक? -10 इज +10। तो 10 ± √अंडर 10 का स्क्वायर इज 100 -24 इंटू 4 96/2। कितना आया x की वैल्यू? 10 ± √4/2। √4 कितना हो जाएगा? 10 ± 2/2, यानी x की वैल्यू आ जाएगी एक 10 + 2/2 और दूसरी आ जाएगी x = 10 - 2/2। तो x = ये कितना हो गया? 12/6 और इधर हो गया x = 8/2, सॉरी 12/2, 12/6 नहीं 12/2। तो x की वैल्यू कितनी हो गई? 6 और दूसरी x की वैल्यू हो गई 4। इसका मतलब ये दोनों जो हो गए x = 4 और x = 6 जो हो गए ये रूट्स हो गए। ये रूट्स हो गए हमारे पॉलिनोमियल के। जो भी गिवन था इसके 2 जीरोज निकले, x = 6 और x = 4। ये तो हमने जीरोज निकाल लिया। कितना था? ये तीसरा पॉइंट था। चौथा कंक्लूजन क्या निकाले हम? फोर्थ हमने कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टेक्स निकाला। कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टेक्स निकाला यहां से। तो कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टेक्स क्या होता है? -b/2a और -d/4a। तो यहां से बच्चे -b/2a कितना हो जाएगा? b की वैल्यू कितनी है हमारी? देखो उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में b की वैल्यू है -10, a की वैल्यू है 1, b की वैल्यू -10। तो -10 डिवाइडेड बाई 2a यानी 2 इंटू 1 कितना हो गया? ये 10/2 यानी 5। -b/2a की वैल्यू कितनी आई? 5। दूसरी वैल्यू -d/4a, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? तो -d यानी b² - 4ac, इसी को d बोलते थे ना जो रूट के अंदर होता था, बाई 4a यानी -b² कितना हो जाएगा बालक? देखो वैसे तो हमने निकाला हुआ है, ये देखो ये b² - 4ac को यहां जब हमने कैलकुलेट किया वैल्यू रख के तो 100 - 96 आया था d की वैल्यू। d की वैल्यू क्या आई थी? ये देखो √d 4 आया था, तो डायरेक्ट यहीं से लिख लिया। तुम कैलकुलेट करना, b की वैल्यू रखना, a की वैल्यू रखना, c की वैल्यू रखना, 4 ही आएगा। 4 डिवाइडेड बाई 4 इंटू a की वैल्यू 1 है तो 4 इंटू 1 यानी ये -1 आ गया। इसका मतलब जो वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट है वो कितना है बालक? 5, -1। क्लियर है? 5, -1। बस ये 4 इंफॉर्मेशन हम लोगों को मिला है। अब मैं इन चारों को एक जगह अगर लिखूं, यहां पे फिर से लिख रहा हूं मैं, तो सबसे पहला इंफॉर्मेशन क्या था? देखो पैराबोला इज अपवर्ड ओपन, a = 1। तो लिखा सबसे पहला क्या था? सबसे पहला क्या था कि पैराबोला इज अपवर्ड ओपन। दूसरा पैराबोला कट्स y एक्सिस एट, पैराबोला कट्स y एक्सिस एट। दूसरा पॉइंट से क्या कंक्लूजन निकला था कि पैराबोला कट्स y एक्सिस एट 0,24। तो यहां लिखा कट्स y एक्सिस एट 0,24।
तीसरा जो पॉइंट निकला वो निकला रूट्स। रूट्स कितने आएंगे इसके, x इज इक्वल टू 6 और x इज इक्वल टू 4। तो रूट्स हमारा निकला, एक आया x इज इक्वल टू 6 और एक x इज इक्वल टू 4। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि रूट्स और जीरोस का मतलब इस x के लिए y 0 हो जाएगा। तो हम लिख सकते हैं कि 6,0 एंड जो दूसरा पॉइंट है वो 4,0, ऐसे भी लिख सकते हैं। और फाइनली जो चौथा कंक्लूजन क्या निकाला था वर्टेक्स का, वर्टेक्स कितना हो जाएगा हमारा, वर्टेक्स हो जाएगा 5,-1, ये 5,-1। तो लिख लिया वर्टेक्स को भी 5,-1। अब इन सारे इंफॉर्मेशन की मदद से देखो तो हमें आइडिया लग गया कि जो हमारा ग्राफ होगा वो कैसा होगा। सबसे पहली चीज कि ग्राफ जो होगा रूट्स पे जाते हैं। रूट्स कहाँ कहाँ है हमारे ग्राफ के, देखो रूट्स x इज इक्वल टू 6 और x इज इक्वल टू 4। तो यहां मार्क कर लिया, इधर कहीं मान लिया 4 रहा होगा x पे, इधर कहीं 6 रहा होगा, है ना। तो इन्हीं दोनों पॉइंट से ग्राफ पास करेगा 4,6 से, क्योंकि x एक्सिस को ग्राफ रूट्स पे कट करता है ना। तो x एक्सिस पे ग्राफ 4 और 6 पे कट करेगा x एक्सिस को, ठीक है। दूसरा चीज हमने मार्क किया c कि ग्राफ y एक्सिस को कहां कट करेगा। तो y एक्सिस को कहां कट कर रहा है, 0,24 पे। तो मान लिया कहीं इधर रहा होगा 0,24। तो इस पॉइंट पे ग्राफ उसको कट करेगा y एक्सिस को, क्लियर है। तीसरी चीज जो हमें इंफॉर्मेशन मिली है वो वर्टेक्स की। वर्टेक्स कहां है, देखो इसका वर्टेक्स कहां है, वर्टेक्स है 5,-1, 5